evening, students. Once again, this is Santosh Kumar Sinha, your English faculty, and today I have come with a new chapter that is called non-finite verb. आप लोग को पता है कि या पता होगा कि इंग्लिश में नॉन फाइनाइट वर्ब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में पूछा जाता है, चाहे बैंक की हो, क्लर्क हो, एसएससी हो, चाहे इंडिया का कोई भी इंग्लिश का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें नॉन फाइनाइट पूछता है। इसलिए आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या है, वह कितने तरह का होता है और उसको कैसे पढ़ेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसको स्कोर होगा। सो लेट्स सी व्हाट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले किसी भी टॉपिक को डिफाइन किया जाता है, बिना डिफाइन किए आप उसको समझ नहीं पाएंगे। जैसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब जो भी आप पढ़ते हैं सबको डिफाइन करते हैं, उसी तरह से नॉन फाइनाइट वर्ब को यहाँ पर आपको समझना है कि आखिर है क्या और उसे कैसे पढ़ना है। सो लेट्स सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। दोज वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। एक बार और देखते हैं, दोज वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी कि वे वर्ब जो किसी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं, उससे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। वंस अगेन इन इंग्लिश, दोज वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और हिंदी में बोलते हैं वे क्रिया जो किसी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं, उससे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और ये टॉपिक किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसमें बहुत ज़्यादा अटेंटिव होना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा और कोशिश करना पड़ेगा कि इसमें अच्छा से अच्छा स्कोर कैसे आपको हो। और ये टॉपिक अगर समझ जाएंगे तो आपको अच्छा से अच्छा स्कोर इंग्लिश में होने के चांसेस है। तो क्या बोलता है, वे क्रिया जो किसी भी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलते हैं, उससे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, दोज वर्ब्स दैट डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अब देखते हैं कि जो नंबर और सब्जेक्ट के अनुसार, नंबर और पर्सन के अनुसार नहीं बदलते, उससे हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और नॉन फाइनाइट वर्ब इंग्लिश में टोटल 3 होते हैं। काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब इज ऑफ 3 टाइप्स। पहले आता है पार्टिसिपल, दूसरा आता है जेरेंड और तीसरा में आता है इन्फिनिटिव वर्ब। तो पार्टिसिपल आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल, दूसरे दिन होगा जेरेंड और तीसरे दिन होगा इन्फिनिटिव। यानी कि 3 दिन मैं लूंगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा वाइटल है और आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव और सिंसियर होना पड़ेगा इसको समझने में। तो लेट्स सी व्हाट इज पार्टिसिपल। इसका डेफिनेशन है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव, यानी कि वे वर्ब जो ऐसा एक सेंटेंस बनता है जो उसमें एक वर्ब रहता है और दूसरा एक एडजेक्टिव रहता है, उससे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। वंस अगेन, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव। ठीक है, दूसरा आता है जेरेंड, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड नाउन। और तीसरा आता है इन्फिनिटिव, इट इज यूज्ड समटाइम्स विद टू एंड समटाइम्स विदाउट टू, मींस इट इज आल्सो कॉल्ड बेयर इन्फिनिटिव, यानी कि विदाउट टू। ठीक है, ये तीनों का डेफिनेशन हो गया। तो नॉन फाइनाइट वर्ब 3 तरह का होता है, पार्टिसिपल, जेरेंड और इन्फिनिटिव। तो आज हम डिस्कस करेंगे पार्टिसिपल के बारे में, दूसरे दिन होगा जेरेंड के बारे में और तीसरे दिन होगा इन्फिनिटिव के बारे में। ये 3 टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो आपका कंप्लीट होगा नॉन फाइनाइट वर्ब। अब देखते हैं कि हम लोग का काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल कितना होता है। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। क्या क्या? प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनाया जाता है इंग्लिश में, आईएनजी जोड़ करके, यानी कि मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे तो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाएगा। मैं सबका एग्जांपल देके बताऊंगा, अभी इसको मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, जो मेन वर्ब होता है उसमें आईएनजी लगा के हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, एडी और ईएन लगा करके हम लोग पास्ट पार्टिसिपल बनाते हैं। उसका स्ट्रक्चर बनता है हैविंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट और उसके पहले हो जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, तो पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, एडी और ईएन लगा करके विथ मेन वर्ब्स। स्ट्रक्चर बनेगा हैविंग प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट और हैविंग के पहले क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मैं 3 दिन लूंगा इसको कंप्लीट करने में और तीनों दिन बहुत ज्यादा आपको अटेंटिव होना पड़ेगा कि इससे बहुत ज्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन पूछता है। सो लेट्स सी व्हाट इज आवर अनदर थिंग्स रिगार्डिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। चलिए देखते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल से और आगे भी डिटेल में क्या क्या हमें स्टडी करना है। देखते हैं कि हमारा अगला पार्टिसिपल से क्या क्या कॉन्सेप्ट है और उसे कैसे हम लोग क्लियर करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशंस ऑफ पार्टिसिपल्स, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट का एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे रखा हूँ। देखते हैं क्या बोलता है। तो व्हाट इज पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इज ए term which is used in the form of verb and adjective. Once again, participle is a term used in the form of verb and adjective. तो पार्टिसिपल एक ऐसा टर्म है जो वर्ब और एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है, यानी कि इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव। सो लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पार्टिसिपल ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखिए पार्टिसिपल का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला एग्जांपल, रनिंग बॉय इज माय यंगर ब्रदर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन होता है। तो रनिंग बॉय इज माय यंगर ब्रदर, रनिंग बॉय
यहाँ वर्ब हो गया रनिंग, इसमें V4 लग गया, इसमें V4 का प्रयोग करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि V1 V2, क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन अराइज होता है कि सर वर्ब का कौन सा पार्टिसिपल में मतलब यूज किया जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अगर आपको बनाना है तो वर्ब का V4 का प्रयोग करेंगे जिसमें ING होता है। तो रन से क्या हो गया रनिंग, रनिंग बॉय इज माई यंगर ब्रदर, यहाँ पर यंगर हो गया आपका एडजेक्टिव, ठीक है। तो जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल कैसे बनता है, V4 लगा करके, यानी कि मेन वर्ब में ING लगा देने से हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। वंस अगेन रनिंग बॉय इज माई यंगर ब्रदर, जो लड़का दौड़ रहा है वो मेरा छोटा भाई है। तो यहाँ पर यंगर हो गया एडजेक्टिव और रनिंग हो गया V4। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 मीन्स एग्जाम्पल नंबर 2, डूइंग एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ, यानी कि डूइंग एक्सरसाइज, यानी कि ये V4 हो गया, ठीक है। और इसमें गुड फॉर हेल्थ, ये आपका गुड हो गया एडजेक्टिव, यानी कि सुबह सुबह अगर कोई अर्ली इन द मॉर्निंग में एक्सरसाइज करता है तो वो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। सो वंस अगेन डूइंग एक्सरसाइज अर्ली इन द मॉर्निंग इज गुड जॉब और गुड फॉर हेल्थ, यानी कि अगर सुबह में कोई एक्सरसाइज करता है तो उसके लिए गुड होता है, गुड फॉर हेल्थ होता है। तो गुड हो गया एडजेक्टिव और डूइंग हो गया V4। उसी तरह से आता है वाइल वॉकिंग इन द फील्ड, वॉकिंग यानी कि फील्ड में टहलते वक्त, वाइल वॉकिंग इन द फील्ड और स्नेक बाइट हिम सीवियरली, यानी कि बुरी तरह से एक सांप ने उसको काट लिया था। और आप ऐसे भी लिख सकते हैं वाइल वॉकिंग इन द फील्ड अ ब्लैक स्नेक, अ ब्लैक स्नेक, यहाँ पर ब्लैक क्या हो गया उसका एडजेक्टिव हो गया, उसका विशेषता हो गया सांप का। अ ब्लैक स्नेक बाइट हिम सीवियरली, यानी कि फील्ड में जब वो टहल रहा था एक काला सा सांप उसको बहुत बुरी तरह से काट लिया था। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, हेल्पिंग द नीडी पीपल इज अ गुड जॉब, यानी कि अगर आप नीडी पीपल को हेल्प कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा जॉब है। यहाँ पर गुड हो गया एडजेक्टिव, उसका विशेषता, ठीक है। और यहाँ पर हेल्पिंग हो गया V4। वर्ब का चौथा रूप ING, ING को वर्ब का चौथा रूप बोलते हैं। उसी तरह से फिफ्थ में है टीचिंग, V4 हो गया, इज कंसिडर अ गुड जॉब, यानी कि नोबल जॉब, ये भी आपका एडजेक्टिव हो गया, यानी कि पढ़ाना एक अच्छा जॉब कहलाता है। टीचिंग इज कंसिडर अ गुड जॉब, तो जिसमें वर्ब और एडजेक्टिव का कॉम्बिनेशन होता है दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट और दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपल। तो वंस अगेन व्हाट इज कॉल्ड पार्टिसिपल, पार्टिसिपल इज दैट टर्म ऑफ समथिंग which is used with adjective and with verb. Once again participle is the term that is used with verb and adjective. Once again participle is a term that is used with verb and adjective. जो verb और adjective का combination होता है, यानी कि participle वह मतलब वह चीज है जो एडजेक्टिव और वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड एडजेक्टिव। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जांपल क्या होगा, वर्ब में ING लगाएंगे, उसके बाद उसमें एडजेक्टिव होना चाहिए। तो ING लगा करके यानी कि वर्ब का V4 लगा करके हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है, जैसे हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट, he went to office, he went to office, यानी कि नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस चला गया था। तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैविंग हो गया, V3 हो गया, वर्ब का V3 टेकन, ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर में क्या था, हैविंग प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट मिला करके क्या बन जाता है, पास्ट पार्टिसिपल बन जाता है। हैविंग टेकन हिज ब्रेकफास्ट ही वेंट टू ऑफिस, यानी कि नाश्ता करने के बाद वह ऑफिस चला गया। तो चलिए देखते हैं कि पास्ट पार्टिसिपल्स और हमारा क्या क्या एग्जांपल्स होने का चांसेस है। सो लेट्स सी व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ पास्ट पार्टिसिपल। चलिए देखते हैं कि पार्टिसिपल से हमारा कुछ क्वेश्चंस क्या है। तो हम आज पार्टिसिपल यानी कि प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल से हम लोग कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे जो कि कॉमन एरर के रूप में आता है। सो कॉमन एरर रिगार्डिंग पार्टिसिपल्स प्रेजेंट एंड पास्ट। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। कमिंग टुवर्ड्स हर हस्बैंड, ए हो गया, द ग्लास स्लिप फ्रॉम हर हैंड, बी हो गया, and there was bleeding, C, or D means no error. Once again let us read the question. Coming towards her husband, A, the glass slipped from her hand, B, and there was bleeding, C, and D means no error. तो फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। ए पार्ट में एरर है तो क्या हो जाएगा, while coming ऐसे हो जाएगा, while coming towards her husband the glass slipped from her hand and there was bleeding। यहाँ कमिंग के पहले क्या लग जाएगा, while, यानी कि जब वो अपने हस्बैंड के पास में आ रही थी तो उसका हाथ से ग्लास स्लिप कर गया और उसका हाथ में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा था। सो द आंसर इज एट ए, देयर मस्ट बी while coming towards her husband। नाउ लेट्स सी व्हाट आर आवर अनदर क्वेश्चन ऑफ पार्टिसिपल। देखते हैं कि हमारा पार्टिसिपल से क्या क्या कॉमन एरर है और उसे कैसे हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। सो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस एंड हाउ टू सॉल्व देम
properly without wasting our time. Now question number 2, being or any day, ए पार्ट में एरर है, क्या हो जाएगा, यहाँ डे को इंडिकेट कर रहा है तो क्या लग जाएगा, इट बीइंग और एनी डे, इट लग जाएगा। ऐसे इट बीइंग और एनी डे आई कैंसल माई जर्नी टू माई होम टाउन या टू माई होम टाउन, ऐसे हो जाएगा। इट बीइंग और एनी डे आई कैंसल माई जर्नी टू माई होम टाउन, यानी कि बारिश का दिन होने के कारण मैंने अपना पूरा प्रोग्राम होम टाउन को कैंसिल कर दिया था, यानी कि बारिश का दिन होने के कारण मैंने अपना पूरा प्रोग्राम को पोस्टपोन कर दिया था जो कि होम टाउन की ओर था। तो हमारा ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर क्या मिसिंग था, इट बीइंग और एनी डे आई कैंसल्ड माई जर्नी टू माई होम टाउन। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3, इट बीइंग अ ब्यूटीफुल साइट, देखिए यहाँ ब्यूटीफुल साइट को इंडिकेट कर रहा है इसलिए यहाँ पर इट ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी कि देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको कैसे पढ़ेंगे, इट बीइंग अ ब्यूटीफुल साइट इट चार्म्ड ऑल ऑफ अस एंड वी वर वेरी हैप्पी, यानी कि अच्छा साइट होने के कारण हम लोग को सभी को ये चार्म कर दिया था और हम सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। सो देयर इज नो एरर एट ऑल, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, being very often ill and frequently absent he had no opportunity to finish his work on time, there is no error at all, the answer is absolutely correct। ये भी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट है और ये सारा का सारा प्रेजेंट और पास्ट पार्टिसिपल से हो रहा है। फिफ्थ में देखते हैं, द सन हैविंग राइजन, स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3, तो यहाँ हैविंग प्लस V3 है, राइज रोज राइजन, तो करेक्ट है। द फॉग डिसअपीयर्ड एंड द डे बिकेम वेरी प्लीजेंट, यानी कि सन को उगने के बाद जो फॉग था, कुहासा था, वो डिसअपीयर हो गया था, एंड द डे बिकेम वेरी प्लीजेंट, सो देयर इज नो एरर एट ऑल। सो दीज वर द क्वेश्चंस रिगार्डिंग प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। अगले क्लास में यानी कि कल मैं कुछ और पार्टिसिपल्स क्वेश्चन करा दूंगा और परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ाऊंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका आज का सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।